Good morning, सुप्रभात. Welcome to EcoZ, my channel and EcoZ means ऐसी आजादी और कहाँ. चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक. और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लास 8 साइंस से पहला चैप्टर और उसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो चलिए बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को जानने से पहले कि हम जितनी भी चीजें खा रहे हैं कहीं ना कहीं से आ रही होगी, और कहीं ना कहीं से आ रही होगी मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाए जा रहे होंगे. कभी फार्मर्स लगाते हैं, कभी हम खुद लगाते हैं. तो वो क्या एफर्ट्स हो सकते हैं, वो क्या प्रैक्टिसेस हो सकती है जो हम लोग करते हैं, और वो एग्रीकल्चरल फील्ड और क्रॉप्स जो है, इन सब के बारे में आज डिस्कस हम लोग करेंगे. आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग बात करेंगे क्रॉप की डेफिनेशन के बारे में, क्रॉप के टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे. और बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंप्लीट करने से हमारा कोर्स जो है आज इसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रॉप से. तो देखते हैं क्रॉप क्या होती है. क्रॉप वैसे तो आप सब जानते हैं कि जो किसान अपने खेतों में उगाते हैं वो सब क्रॉप्स हैं, पर एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या होगी. क्रॉप्स मींस द प्लांट्स ग्रोन एंड हार्वेस्टेड. ग्रोन का मतलब बोना, हार्वेस्टेड का मतलब सिंचाई करना. द प्लांट्स ग्रोन एंड हार्वेस्टेड इन लार्ज क्वांटिटी. लार्ज क्वांटिटी मतलब बहुत बड़े लेवल पे इसका काम किया जाता है. इन द लार्ज क्वांटिटी बाय द फार्मर्स, स्पेशली फार्मर्स करते हैं फॉर प्रॉफिट एंड विच कैन बी कंज्यूम्ड. और वो जो उगाते हैं उनको कंज्यूम किया जा सकता है मैन और एनिमल्स दोनों के लिए. एग्जांपल्स में आता है सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे लिए, आपको पता होगा कि हम इन सब चीजों को खरीद कर लेके आते हैं घर पे, और इससे हमारा रेगुलर जो भी हमारा फूड प्रैक्टिसेस हैं, जितने भी हम लोग खाना खाते हैं, जितनी भी हमारी हैबिट्स है, वो सब इस पर डिपेंड करती है. तो चलिए इसी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि हमारी जो क्रॉप्स है वो क्या होती हैं. अब बात करते हैं क्रॉप्स के टाइप्स कौन कौन से हैं. क्रॉप्स एक्चुअली दो टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहला आता है खरीफ, दूसरा आता है रबी. तो चलिए बात करते हैं क्रॉप्स के बारे में. और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमारे पास मेजरली दो यहाँ पे है, खरीफ और यहाँ पे है रबी. आपने सुना था होगा खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, और हम बात करेंगे कि इनकी बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, और बेसिक डिफरेंसेस के साथ ही हम देखेंगे कि इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं. अब बात करते हैं खरीफ की. पहले खरीफ जो होता है उसको जे एस क्या लिखा है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा. यहाँ पे लिख लेते हैं अपन ओ एम. चलिए ये एक्चुअली जो मैंने लिखा है वो है इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने का टाइम, जुलाई टू सितंबर. तो जुलाई टू सितंबर में जो क्रॉप्स उगाई जाती है उनको बोलते हैं खरीफ. क्या बोलते हैं उनको? खरीफ. जबकि अक्टूबर टू मार्च के महीने में जो चीज उगाई जाती है उसको बोलते हैं रबी. याद करने का अच्छा तरीका क्या है, याद कर लीजिए. जय श्री कृष्ण, JSK, जुलाई टू सितंबर खरीफ, JSK, जय श्री कृष्ण. इधर याद कर लेते हैं हम लोग OMR. आपको याद है OMR शीट होती है. तो अक्टूबर टू मार्च और रबी. तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको आपको याद रखने में आसानी भी होगी. ये क्रॉप का एक टाइप है हमारा खरीफ, एक टाइप है हमारा रबी. ये जुलाई टू सितंबर में उगाया जाता है. जुलाई में इसको बोना शुरू करते हैं और सितंबर में इसको कंप्लीट काट लेते हैं. मतलब इसका पूरा ड्यूरेशन जो रहता है वो जुलाई टू सितंबर है. इसका ड्यूरेशन रहता है अक्टूबर टू मार्च. एक बार देख लीजिए, छोटा सा कंसेप्ट है. एग्जाम्पल लिख लेते हैं. PMG, PMG. P मतलब पैडी, M मतलब मेज, G मतलब ग्राउंड नट. देखिए याद रखने का तरीका हो जाएगा JSK, जय श्री कृष्णा, PMG, जय श्री कृष्णा, PMG. जय श्री कृष्ण आपको समझ में आ चुका था. PMG का मतलब है पेड़ी, मेज और ग्राउंड नट. पेड़ी, मेज और ग्राउंड नट हो चुका है शायद आपको याद. उसमें भी हम लोग PMG याद रख सकते हैं. PMG. इसमें P का मतलब पी प्लांट मतलब मटर, M का मतलब मस्टर्ड, और G का मतलब ग्राम, सॉरी चने जो होते हैं वो. तो आप इसमें याद रखेंगे JSK PMG,
और यहाँ पे याद रखेंगे OMR PMG। तो JSA PMG का मतलब जुलाई टू सितंबर खरीफ होती है, जिसमें पैडी, मेज और ग्राउंडनट होता है, जबकि यहाँ पे होता है OMR अक्टूबर टू मार्च, ये रबी होती है, और इसके एग्जांपल्स में पी, मस्टर्ड और ग्राम हो जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट क्रॉप और डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स जो इंडिया में उगाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि ये सब जब काम होता है तो इन सब में जो प्रैक्टिसेस की जाती है इस क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना है, क्रॉप प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं। बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो चलिए देखते हैं बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोइंग, तीसरा है एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा है इरिगेशन, पांचवा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, छठा है हार्वेस्टिंग और सातवां है स्टोरेज। सबसे पहले इसको एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मुझे कोई क्रॉप ग्रो करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सॉइल को प्रिपेयर करता हूँ। सॉइल को प्रिपेयर करने का मतलब अगर मुझे कोई बीज बोना है, मतलब मुझे कोई फसल लगानी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, उस मिट्टी जो बहुत हार्ड होती है उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, तो हम उसको जो मिट्टी है उसको लूज कर देंगे। उसके बाद उसके अंदर सोइंग, सोइंग का मतलब बीज बो देंगे। बीज बोने के बाद उसके अंदर मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स डालेंगे, या तो खाद डालेंगे या फिर जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, मैन्यूर्स या फर्टिलाइजर जो भी हैं वो यूज करेंगे, भले केमिकल हो सकता है या फिर ये मैन्यूर्स जो होते हैं वो वी कैन से नेचुरल होते हैं और ये हमारे आर्टिफिशियल होते हैं। तो इन दोनों केमिकल प्रोसेस के थ्रू भी बनाया जाता है। तो इनको उसमें ऐड कर देंगे। इनके ऐड करने की वजह से वो बहुत अच्छे ग्रो कर पाएंगे, उनको पूरे पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। साथ ही साथ इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन का मतलब उनको पानी पिलाना है। और उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अब उसको वीड्स जो होंगे मतलब खरपतवार जो होती है उनसे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, अनवांटेड प्लांट्स से उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, उसको पूरी तरह से काट के अलग कर लिया जाएगा। और फाइनली जितने भी हम लोगों ने निकाल लिए हैं कटाई करने के बाद जो जितने भी हमारे पास आ गए उनको फाइनली क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो ये था एक बेसिक जो हम लोग बात करते हैं बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब हम सारे प्रैक्टिसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारी प्रैक्टिसेस को अब हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल जो होती है उसको प्लोइंग और टिलिंग करते हैं। प्लोइंग और टिलिंग प्रोसेस की बात करें हम लोग, प्लोइंग और टिलिंग प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है, उसमें क्या करते हैं कि जो सॉइल है उसको हम टर्न करते हैं और लूजन, मतलब टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल। तो हम क्या करते हैं, टर्निंग एंड लूजिंग करते हैं, मतलब उसके अंदर हल डाल के उस सॉइल जो है उसको हिला के उसके अंदर उस सॉइल को थोड़ा सा ढीला ढाला कर देते हैं। साथ ही साथ उसको खोद के, मतलब थोड़े से कुछ सेंटीमीटर उसको खोद दिया जाता है, उसको साथ साथ ले लिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो टर्न और लूज हो जाती है। इस प्रोसेस को टिलिंग और प्लोइंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसको लूजन करने की, सॉइल को जब लूजन कर देते हैं तो उस लूजन करने की वजह से उसके क्या होता है, जो ये अलाउ करता है, अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। जो क्या करता है, ये सॉइल जो इजीली ब्रीथ कर सके, रूट जो है वो इजीली ऑक्सीजन को खींच सके, नाइट्रोजन को खींच सके, जिससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो ये इसके लिए भी किया जाता है पहला। फिर टर्निंग एंड लूजिंग और किस लिए होती है, तो ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स की अच्छी सी ग्रोथ के लिए भी इसको लूजन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स इजीली उसके अंदर ग्रो कर पाते हैं। और ग्रो करने के बाद जब सॉइल में अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स इजीली ग्रो कर जाते हैं तो ये दोनों जो मिलके क्या करते हैं, सॉइल को कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस के अंदर। मतलब सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं होती, तो उसको फर्टाइल बनाने के लिए उसके अंदर ह्यूमस होना जरूरी है। तो उस ह्यूमस को उसके अंदर ऐड करना शुरू करते हैं, मींस ऐड ह्यूमस। ह्यूमस क्या होती है, जो सॉइल होती है इसकी टॉप लेयर होती है जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से बनी होती है। और ये सॉइल जो होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और ये क्या करती है, प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन अवेलेबल करवा देती है। तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराने के लिए इसको ह्यूमस के साथ होना बहुत जरूरी है। तो ह्यूमस बोलते हैं इसको, और ये न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट को। तो ये सब हो जाता है और ये सारे की सारी चीजें हेल्प करती हैं लूजिंग की वजह से। और टर्निंग, तो टर्निंग एंड लूजिंग जो कंसेप्ट है, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल जो कंसेप्ट है उसको हम बोलते हैं टिलिंग एंड प्लोइंग। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोसेस जिसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर जो सॉइल होती है उसको हम लोग टर्न और लूज करते हैं। और ये क्यों किया जाता है, जिससे रूट्स जो है उसको इजीली ब्रीथ करने को मिले, उसी के साथ साथ ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स इजीली हो सके, जिससे जो सॉइल है उसको ह्यूमस मिल सके। और ह्यूमस जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं टिलिंग एंड प्लोइंग। और इसको करने के लिए आपको जनरली याद होगा टिलिंग एंड प्लोइंग, आप कभी कभी जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो उसमें क्या प्लो होता है, प्लो, हल जो होता है ना, हल, हाँ बिल्कुल सही। तो हल जो होता है उसके लिए, और आजकल
जो आपने देखा होगा ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे बड़ा सा टिलिंग डिवाइस लगा होता है, तो वो सारे का सारा एक साथ कर लेता है। और पहले खेतों में हल से किया जाता था, बैल गाड़ी जो होती थी उसके पीछे लगा के, तो उस समय एक ही होता था। आपको याद होगा भगवान कृष्ण के साथ बलराम थे, तो बलराम अपने हल लेके चलते थे, बिल्कुल सही। वही हल जो होता है वो खेत खोदने के लिए काम आता है। कभी कभी क्या करते हैं कि खेत खोदने के साथ साथ ही इसके अंदर मेन्यूज ऐड कर दिए जाते हैं। क्यों करते हैं? जिससे वो मेन्यूज जो है वो इसके अंदर मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो कभी कभी ऐसा भी करते हैं। और कभी कभी मिट्टी बहुत हार्ड होती है, इसलिए इसमें पहले पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद फिर उसके अंदर प्लोइंग और टिलिंग करते हैं, जिससे ये आसानी से फ्लो और टिल हो सकते हैं, या फिर आसानी से टर्निंग और लूजन हो सकते हैं। तो ये सब चीजें भी इसमें होती हैं। तो आप सोइंग करने से पहले उसके अंदर मेन्यूज ऐड भी कर सकते हैं और वाटर भी ऐड कर सकते हैं। आप याद रखें इन सब चीजों को। तो ये 3 डिवाइस हैं जो यूज किए जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। एक कहलाता है प्लो, दूसरा कहलाता है हॉय, तीसरा कहलाता है कल्टीवेटर। इन तीनों की ही पिक्चर जो है वो मैं अभी इसके साथ ऐड कर दूंगा, तो आप इन तीनों पिक्चर्स को देख के समझ जाएंगे कि तीनों जो पिक्चर्स हैं वो आपको बता रहे हैं प्लो, हॉय और कल्टीवेटर। दिस इज प्लो, दिस इज हॉय, and the third one is the cultivator. Fine. So this 3. सेकेंड प्रोसेस की बात करते हैं, वो है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। अब सोइंग को करने से पहले, सबसे पहले जब हम इसको करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं सीड सिलेक्शन। सीड सिलेक्शन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, अच्छे और हेल्दी सीड्स जो होते हैं, गुड एंड हेल्दी सीड्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो गुड एंड हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, बिल्कुल ट्रेडिशनल प्रोसेस, उसमें कुछ नहीं करते। पानी का बर्तन लिया जाता है, उसमें सारे सीड्स को डाल दिया जाता है। सारे सीड्स को डालने के बाद कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो तैरने लगते हैं, और कुछ सीड्स होते हैं वो अंदर की तरफ सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। अब जो सीड्स जो है वो जो तैर रहे हैं, एक्चुअली उनमें प्रॉब्लम क्या है, उन सीड्स के अंदर कुछ ना कुछ होल हो गया है, या फिर उसके अंदर वो जो सीड्स है वो खोखले हैं, और खोखले सीड्स होने की वजह से उसके अंदर वैक्यूम हो जाता है, और खोखले हो जाते हैं, इसकी वजह से वो फ्लोट करने लगते हैं, और वो जो सीड्स होते हैं वो दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट हेल्दी। जबकि जो सिंक कर जाते हैं दे आर गुड एंड हेल्दी। तो उन सीड्स को क्या कर दिया जाता है, सो कर दिया जाता है। अब सो करने के लिए, सोइंग के लिए 2 टूल्स हमारे पास अवेलेबल, एक है ट्रेडिशनल टूल, एक है मॉडर्न टूल। बात करते हैं ट्रेडिशनल टूल की। ट्रेडिशनल टूल में होता है फनल, फनल शेप्ड एक डिवाइस होता है। उस डिवाइस में क्या करता है, सीड्स डाल दिए जाते हैं, और साथ के साथ जब बेल को चलाया जाता है उसके साथ में सीड्स एक 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 करके गिरते चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आता है मॉडर्न जो होता है मॉडर्न टूल, और मॉडर्न टूल में होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होता है कि ट्रैक्टर के पीछे की तरफ सीड ड्रिल्स लगा दिए जाते हैं, और उसमें बहुत सारे सीड्स को एक साथ शो कर दिया जाता है। तो ये दोनों जो है, इन दोनों की पिक्चर्स मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं, ये दोनों देख लीजिए। और ये सोइंग वाला प्रोसेस हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। ट्रेडिशनल डिवाइस फनल एंड द मॉडर्न डिवाइस सीड ड्रिल। बात करते हैं तीसरे प्रोसेस की। तीसरा प्रोसेस है ऐड मेन्यूज एंड फर्टिलाइजर्स। मेन्यूज और फर्टिलाइजर्स ऐड करना सॉइल के साथ। सॉइल के साथ जब मेन्यूज और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं मेन्यूज और फर्टिलाइजर्स एक्चुअली होते क्या हैं। वो सारे सब्सटेंस जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से भर देते हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स और मिनरल से भर देते हैं, उनको हम बोलते हैं मेन्यूज और फर्टिलाइजर्स। अब मेन्यूज और फर्टिलाइजर्स आपस में दोनों का कंसेप्ट क्या है, दोनों क्या क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेन्यूज और फर्टिलाइजर्स में एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। मेन्यूज एंड फर्टिलाइजर्स, मेन्यूज जो होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है आप समझते हैं, तो ये ऑर्गेनिक होते हैं, जबकि ये होते हैं इनऑर्गेनिक, पूरी तरीके से इनऑर्गेनिक, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं। मतलब ये नेचुरली प्रिपेयर किए जाते हैं, जबकि ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं केमिकल्स के साथ। ये बिना केमिकल्स के होते हैं, नेचुरली प्रोसेस्ड होते हैं, जबकि ये फैक्ट्रीज में केमिकली प्रोसेस किए जाते हैं। ये ह्यूमस प्रोड्यूस करता है, मतलब ये जब सॉइल में मिक्स होता है मेन्यूर्स, तो वो क्या करता है, साथ के साथ ह्यूमस भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ह्यूमस भी बना लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या है, इस तरफ ये ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ह्यूमस ये नहीं बनाते हैं। इसके बाद मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स, ये जो मेन्यूर्स होते हैं उसके अंदर मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मिल जाते हैं। मतलब मेन्यूर्स जब इसमें डाला जाता है सॉइल के साथ, मतलब मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स वहां पे वी कैन से प्रोड्यूस हो जाते हैं, या मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स वहां पे बन जाते हैं। जबकि फर्टिलाइजर्स में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ही वहां पर सॉइल को मिलता है। जैसे अगर इसमें यूज किया गया यूरिया, तो यूरिया पर्टिकुलर नाइट्रोजन के लिए होता है, जबकि एनपीके तो एनपीके स्पेशलाइज्ड होता है, पोटाश होता है तो पोटाश स्पेशलाइज्ड होता है। तो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को लेकर चलते हैं, जबकि ये ओवरऑल या मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स को लेकर चलते हैं। ये नॉन पोल्यूटिंग होता है, इनसे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। जबकि इनसे जब फर्टिलाइजर यूज किया जाता है तो सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इससे फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, जबकि इससे फर्टिलिटी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इंप्रूव होती है, पर उसके बाद में जो सॉइल है वो अनफर्टाइल, या वो लैंड जो है वो अनफर्टाइल हो जाती है। इसके एग्जांपल्स में है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग और ग्रीन मैन्यूर। जबकि यहाँ पर हमारे पास फर्टिलाइजर्स में एग्जांपल है यूरिया, एनपीके और
पोटाश। चलिए इसी के साथ साथ हम लोग देख लेते हैं कि हम मैन्यूर्स को क्यों यूज करते हैं, मैन्यूर्स के क्या क्या फायदे हैं। तो आपने ये चीज देखी ली, तो वैसे इसको भी बता देता हूँ। मैन्यूर्स जो होते हैं ऑर्गेनिक प्रोसेस किए जाते हैं, तो ऑर्गेनिकली बनते हैं, तो उसमें हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ ये नेचुरली प्रोसेस होते हैं, तो नेचुरली प्रोसेस होने की वजह से नेचर का जितना भी वेस्ट है वो कलेक्ट हो जाता है एक जगह पे और उससे खाद बन जाती है। तो जब नेचुरली प्रोसेस होगा तो क्या करते हैं, वेस्ट को भी मैनेज करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा तरीका है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये ह्यूमस बनाता है, और आपको पता है ह्यूमस जो होती है वो सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल, और ये फर्टिलिटी इंप्रूव करती है। तो ह्यूमस बनाते हैं, तो ये सॉइल के लिए बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है इससे। साथ ही साथ इसके मेन्यूज के होने से मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो सॉइल हर तरीके से क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है क्रॉप्स के लिए। वहीं नॉन पोल्यूटिंग होती है, किसी भी तरीके से पोल्यूशन नहीं करते हैं। जब पोल्यूशन नहीं करेंगे तो ये नेक्स्ट जो भी आप इसके अंदर बोना चाहते हो, नेक्स्ट जो भी क्रॉप्स आने वाली है उसके लिए भी ये नेक्स्ट अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करा देगी, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग मेन्यूर्स यूज करना चाहिए, मेन्यूर्स को ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहिए, यूज करना चाहिए। और हमारे किसान भाई जो हमारे गरीब किसान है वो तो हमेशा मेन्यूर्स की बात करते हैं, पर आजकल धीरे धीरे फर्टिलाइजर्स का एक ट्रेंड चल गया है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है, पर इसको कम से कम यूज करना है, इसको बहुत ज्यादा यूज करना है। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट मेन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। जल्दी से एक बार इसको फटाफट से इस टेबल को देख लीजिए। इस टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा कि मेन्यूर्स और फर्टिलाइजर में क्या क्या डिफरेंस है और हमें खेतों में क्या यूज करना चाहिए। इसके बाद इस टॉपिक के कवर करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन को। किसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा वो है इरिगेशन। चलिए तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन हमारा फोर्थ प्रोसेस है, तो फोर्थ प्रोसेस जो है हमारा वो है इरिगेशन। और इरिगेशन का मतलब क्या होता है, पौधों को पानी पिलाना और पौधों को पानी पिला के उनकी सिंचाई करना। अब बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स। अलग अलग इंटरवल पे जो क्रॉप्स है उन तक पानी पहुंचाना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। अब इरिगेशन आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि हमको जैसे पानी की जरूरत है वैसे ही प्लांट्स को भी पानी की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए, प्लांट को डेवलप करने के लिए, प्लांट को अपने आप को छोटे से बड़ा करने में हर लेवल पे पानी की जरूरत पड़ती है। तो इसी को टाइम टू टाइम पानी की जरूरत पड़ती है, तो टाइम टाइम इनको पानी पिलाना पड़ता है। तो इनको पानी पिलाने के लिए या फिर मैं बोलूं इरिगेशन के दो मेथड्स है हमारे पास, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम मोट यूज करते हैं, चेन पंप्स यूज करते हैं, डेटली यूज करते हैं, रहड यूज करते हैं। आपको नाम याद रखना है, इन नाम को पूछा जा सकता है कि ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से जो है मेथड वो कौन कौन से यूज किया जा सकता है, वो ये है। साथ ही साथ मॉडर्न में बात करते हैं तो स्प्रिंकलर होता है, ड्रिप सिस्टम होता है। स्प्रिंकलर ड्रिप सिस्टम तो बहुत अच्छे से चल रहा है आजकल। पुराने वाले में आपको मैं फोटोज जो है इसके साथ डाल देता हूँ। साथ ही साथ मैं मॉडर्न भी आपको बता दूं, मॉडर्न में स्प्रिंकलर्स होते हैं, उसमें क्या होता है स्प्रिंकलर जैसा चलता है, और वो पूरे जो खेत होता है उसमें एक पर्टिकुलर रेडियस में चलता रहता है और पानी फेंकता रहता है। ये कुछ ऐसा जैसे शावर होता है ना, वैसा कुछ चलता है। वहीं पे दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन। उसमें क्या होता है, लंबी सी पाइप होती है, पाइप में छोटे छोटे छेद कर देते हैं जो एक एक बूंद पानी को वहां डालते रहते हैं। इन दोनों ही मेथड में पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। साथ ही साथ पानी की बचत होने के साथ ही साथ ये सिंचाई के बहुत अच्छे या इरिगेशन के बहुत अच्छे मेथड हैं, और इनसे बहुत अच्छे लेवल पे पानी फसलों तक पहुंचता है। तो आज हम कंप्लीट करते हैं इसको यहीं तक। आज का हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो यहीं तक कंप्लीट होता है। अगले पॉइंट्स के लिए आप देखते रहिए इकोजेट, ऐसी आजादी और कहां। बाय। Traditional methods, the first one is moat, now the second one is chain pump, and the third one is Dakely, and the fourth one is Rahat. Now modern methods, the first one is sprinkler and the second one is drip irrigation or drip system. Thank you so much and keep watching EcoZ.